हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों को पढ़ा रहा था कोशिका के बारे में। और अभी का जो टॉपिक है वो है कोशिका कला द्वारा पदार्थों का आवागमन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका कला के द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है वह 5 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है विसरण, दूसरा परासरण, तीसरा माध्यमिक अभिगमन और चौथा उसकी अंतर्ग्रहण और पांचवा उसकी बहिक्षेपण। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पांचों पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, तो आइए अब समझते हैं कि विसरण क्या होता है। ठीक है, तो विसरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का स्वतः किसी पदार्थ का अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर फैलना या जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या दे सकते हैं हम? धुएं का फैलना, पानी में रंग का घुलना, हवा में गंध का फैलना। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? विसरण के उदाहरण। ठीक है, तो अब कोशिका में जो कोशिका कला के माध्यम से कौन कौन सी चीजें आती है या फिर आवागमन होता है, तो कोशिका कला द्वारा जो विसरण के माध्यम से होता है उसमें ऑक्सीजन का आवागमन होता है। ऑक्सीजन और जल और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवागमन होता है वो किसके माध्यम से होता है? कोशिका में, कोशिका कला के माध्यम से विसरण के द्वारा ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है? परासरण, ऑस्मोसिस। ठीक है, सॉरी, तबीयत थोड़ा खराब होने की वजह से खांसी ज्यादा आ रही है। तो परासरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, तो परासरण में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल का, ठीक है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना। तनु विलयन से तो परासरण कैसे कहते हैं? अर्धपारगम्य की झिल्ली के द्वारा जल का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो अब समझते हैं किसको? तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? तो एक ऐसा विलयन जिसमें विलयन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, तो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। ठीक है, और सांद्र विलयन किसे कहेंगे? एक ऐसा विलयन जिसमें विलयन की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, अधिक हो, तो क्या होगा? वो सांद्र विलयन होगा। समझ में आया? और परासरण जो है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, परासरण जो है वो 2 प्रकार से होता है। पहला जो है क्या है? अंतःपरासरण। और दूसरा क्या है? बाह्य परासरण। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक, तो अब समझते हैं अंतःपरासरण क्या होता है और बाह्य परासरण क्या होता है। तो अब इसको आते हैं डिटेल में समझते हैं दोनों को, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं अंतःपरासरण के बारे में। तो अंतःपरासरण किसे कहते हैं? ठीक, तो जब
किसी को हम काटा वीडियो इतना, ठीक है। मतलब अब फिर से बोला, थोड़ा शांत हो गए। मतलब अब चलते हैं अंतर परासरण पे, ठीक है। तो अब अंतर परासरण को समझते हैं कि अंतर परासरण क्या होता है, ठीक। तो जब कोशिका को तन विलयन में रखा जाता है तो जो जल होता है, तन विलयन का जो जल होता है कोशिका कला से होते हुए कोशिका कला के अंदर सांद्र विलयन में जाता है। तो जल का कोशिका कला से होते हुए तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, अंतः परासरण कहलाता है, ठीक है। तो अंतः परासरण आप लोग समझ गए। तो आइए इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक पॉट है जिसमें हमने क्या जल भर लिया और कुछ किशमिश रख दिए हैं, जो क्या हुआ है, सिकड़ा। तो इसके लिए ये जो किशमिश के अंदर का जो जीव द्रव्य है वो क्या है, सांद्र विलयन बन गया, सांद्र हो गया, ठीक है। और ये क्या है, तनु है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जब अंतः परासरण की क्रिया हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सिकुड़ा हुआ किशमिश है, सिकुड़ा हुआ, वो क्या गया, फूल गया। तो जो जल है वो क्या हो गया, तनु विलयन से कहाँ गया, सांद्र विलयन में चला गया, ठीक है ना। तो यही जल का तनु विलयन से कोशिका कला से होते हुए तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना क्या कहलाता है, अंतः परासरण कहलाता है, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अंतः परासरण के कारण कोशिका के अंदर स्थित जो जीव द्रव्य है, अब देखिए इसके कोशिका है ये, इसके अंदर स्थित जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके जीव द्रव्य के बीच क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। तो ये जीव द्रव्य का फैलना क्या कहलाता है, ये जो फूला हुआ किशमिश है तो जीव द्रव्य का फैलना क्या कहलाता है, जीव द्रव्य परासरण क्या कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का फैलना, जीव द्रव्य परासरण दिखाई दे रहा ना आपको, कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम समझते हैं किसको, अंतः परासरण क्या होता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है, ठीक। तो ये जो है अंतः परासरण, इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल के रूप में हो गया कि कैसे जो अंतः परासरण की क्रिया है वह हो रही है। जैसे हम क्या मतलब इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक बर्तन में जल लीजिए, ठीक है, और उसमें क्या करिए, किशमिश या छुहारा, आपके घर में जो भी जो सूखा आइटम है उसको क्या करिए, जल में डालिए और कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 4 6 घंटे बाद क्या होगी, अंतः परासरण की क्रिया होगी, ठीक है। उसके बाद जो सिकुड़ा हुआ किशमिश होगा या जो आपके घर पे छुहारा हो या बादाम हो, तो उसमें आप देख सकते हैं क्या होगा, जो जल है वो तनु विलयन से कोशिका कला से होते हुए कहाँ जाएगा, सांद्र विलयन में आएगा। तो ये जो किशमिश है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। किशमिश हुआ या छुहारा हुआ या बादाम हुआ, तो यही जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, अंतः परासरण कहलाएगी, ठीक। और ये जो आपको समझाए हैं कि कोशिका कला के अंदर जीव द्रव्य का फैलना क्या कहलाता है, जीव द्रव्य परासरण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य परासरण। और इससे जो डायरेक्ट नीट और एम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अंतः परासरण हो गया। अब समझते हैं किसको, बाह्य परासरण को, ठीक। तो आइए अंतः परासरण के बाद अब समझते हैं बाह्य परासरण को। तो बाह्य परासरण, जब कोशिका को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो जो जल होता है कोशिका कला के माध्यम से होते हुए, ठीक है, कोशिका कला के माध्यम से होते हुए जल का क्या होना, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना क्या कहलाता है, बाह्य परासरण कहलाता है, ठीक है। तो
अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, फूला हुआ किशमिश है और इसको हमने जल में रख के फुला लिया है, ठीक है। अब इसको बाह्य परासरण को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक विलयन बनाते हैं, जो विलयन कैसा होगा, सांद्र होगा, ठीक है, सांद्र विलयन होगा। सांद्र विलयन मैंने आपको पहले ही समझाया है कि किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलयन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। तो जब इसको किस में रखेंगे, सांद्र विलयन में रखेंगे इस फूले हुए किशमिश को, तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, जो जल है क्या हो जाएगा, ये अब तन हो गया इसके लिए और ये हो गया सांद्र। तो जल का तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना कोशिका कला से होते हुए, ठीक है, कोशिका कला से होते हुए जल का तन विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना क्या कहलाता है, बाह्य परासरण। देखिए आप देख रहे हैं ना कैसे जल जो है अंदर से बाहर की तरफ निकला, जिसको क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण, ठीक है। तो ये जो किशमिश है बाह्य परासरण के बाद क्या हो रही है, सिकुड़ जा रही है, ठीक। तो बाह्य परासरण के कारण जो होता है जीव द्रव्य का सिकुड़ना क्या कहलाता है, जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है। बाह्य परासरण के कारण कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का सिकुड़ना जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है। ठीक है, तो बाह्य परासरण आपको कुछ समझ में आ गया। देखिए जब कोशिका को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर स्थित तन विलयन से जल कोशिका कला से होते हुए बाहर सांद्र विलयन में जाता है। तो कोशिका के अंदर से, ठीक है, कोशिका के, ये जो कोशिका मान लेते हैं इसको, कोशिका के अंदर से जल का सांद्र विलयन में जाना ही बाह्य परासरण कहलाता है, ठीक है ना। तो अब तक हमने दो चीजें समझ ली हैं, क्या, विसरण और परासरण। परासरण में हमने समझा तनु विलयन और सांद्र विलयन को, ठीक है सॉरी। तो विसरण हमने समझ लिया है, ठीक। और परासरण जो है दो प्रकार का, अंतः परासरण और बाह्य परासरण, ये दोनों हमने समझ लिया। अब तीसरा जो समझेंगे पॉइंट क्या है, माध्यमिक अभिगमन, ठीक है। माध्यमिक अधिगमन के बारे में समझेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है और यह कैसे होता है, ठीक। आइए अब हम समझते हैं माध्यमिक अभिगमन, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो इस विधि में कोशिका कला द्वारा पदार्थों के आवागमन में इस विधि में कोशिका कला द्वारा पदार्थों के आवागमन में कोशिका कला में स्थित एक विशेष प्रकार की प्रोटीन द्वारा होता है, ठीक है। इस प्रकार के माध्यमिक अभिगमन किसे कहते हैं, तो इस विधि में कोशिका कला द्वारा किसी पदार्थों का आवागमन कोशिका कला में स्थित एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो होता है माध्यम, जिसके माध्यम से होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। अब इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एक नाम और भी है, क्या बोलते हैं उसको, परमीएज, ठीक है ना। इसके माध्यम से होता है, परमीएज के माध्यम से होता है। और ये जो माध्यमिक अभिगमन होता है यह दो प्रकार से होता है। पहला होता है सक्रिय अभिगमन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक दूसरा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या है, निष्क्रिय अभिगमन। अब सक्रिय अभिगमन किसे कहेंगे और निष्क्रिय अभिगमन किसे कहेंगे, तो अब समझते हैं सक्रिय अभिगमन किसे कहते हैं। तो जब कोशिका कला द्वारा पदार्थों के आवागमन में क्या होने लगे, ठीक है, माध्यमिक अभिगमन कोशिका कला में स्थित एक प्रोटीन द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। ये तो हो गया आपका
क्या माध्यमिक अभिगमन। लेकिन सक्रिय अभिगमन में क्या होता है कि जब पदार्थों का आवागमन होता है किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा, तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा व्यय होगा, ऊर्जा व्यय ऊर्जा व्यय होता है। ठीक है, पदार्थों के आवागमन में, प्रोटीन द्वारा पदार्थों का आवागमन क्या होता है, ऊर्जा व्यय होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सक्रिय अभिगमन। ठीक है, और निष्क्रिय अभिगमन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के माध्यमिक अभिगमन में कोशिका कला में स्थित प्रोटीन द्वारा पदार्थों के आवागमन में ऊर्जा व्यय नहीं होगा, ऊर्जा व्यय नहीं होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, माध्यमिक अभिगमन, सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन। तो आइए समझते हैं कोशिकीय अंतर्ग्रहण को। ठीक है, तो कोशिकीय अंतर्ग्रहण में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत जब कोशिका के संपर्क में कोई खाद्य, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोशिका का चित्र है, ये क्या है, कोशिका का चित्र है, फिगर है, ठीक है ना, सॉरी। तो कोशिका में ये सारी चीजें जो आपको बताएंगे, जीव द्रव्य, केंद्रक और केंद्रिका। तो जब कोशिका के संपर्क में कोई खाद्य पदार्थ या खाद्य वस्तु आती है तो क्या होता है कि कोशिका कला जो है अपने स्थान में थोड़ा सा मुड़ जाती है। ठीक है, तो कोशिका कला का अपने स्थान पे झुकना मुड़ना क्या कहलाता है, कोशिकीय अंतर्वलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिकीय अंतर्वलन कहलाता है। और ये जो नली बनती है उसको क्या कहते हैं, अंतर्वलन नलिका कहते हैं। ठीक, तो जब अंतर्वलन होता है तो फिर क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो अंदर जाता है और उसके बाहर एक आवरण बन जाता है। ठीक है, ये एक आवरण के द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। इस आवरण को क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये खाद्य पदार्थ है। तो जब ये ऊपर से बंद हो जाता है, अंतर्वलन नलिका क्या होती है, पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो जो खाद्य पदार्थ है वो कोशिका के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जब कोशिका के अंदर जब खाद्य पदार्थ आ जाता है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा इस खाद्य पदार्थ का क्या कर लिया जाता है, कोशिका के द्वारा पाचन कर लिया जाता है। और जो पचा हुआ पदार्थ होता है वो कोशिका में मुक्त कर दिया जाता है खाद्य रिक्तिका के द्वारा। ठीक, सॉरी। तो खाद्य रिक्तिका के द्वारा जो पचा हुआ पदार्थ है वो तो मुक्त कर दिया जाता है, बट जो कुछ पदार्थ होते हैं जो पचते नहीं है, बिना पचा हुए पदार्थ जिसको कहते हैं, तो वो कहाँ रहता है, खाद्य रिक्तिका में ही रह जाता है। तो अब उसका क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। ये जो है कोशिकीय बहिक्षेपण, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर जो खाद्य रिक्तिका में बिना पचा हुआ पदार्थ रह जाता है, इसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, कोशिकीय बहिक्षेपण कहलाता है। तो जो किस प्रकार से होता है, इसको आप फिगर के माध्यम से देखिए, आप कितनी आसानी भाषा में इसको समझ सकते हैं कि कैसे कोशिकीय अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया हो रही है और कैसे कोशिकीय बहिक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि खाद्य रिक्तिका जो है, खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या है, बिना पचा हुआ पदार्थ है। ठीक, अब ये क्या होता है कि बिना पचा हुआ पदार्थ आके कोशिका कला से लग जाता है। ठीक, तो कोशिका कला से जब लगता है तो कोशिका कला और खाद्य रिक्तिका जब आपस में एक जगह पे लगते हैं और अंदर क्या बिना पचा हुआ पदार्थ है, तो क्या होता है, ये कोशिका कला और खाद्य रिक्तिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो नष्ट हो जाती है तो कोशिका जो बिना पचा हुआ पदार्थ है वो क्या होता है, बाहर मुक्त कर दिया जाता है कोशिका के द्वारा। ठीक है ना, तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिका के द्वारा खाद्य पदार्थ का कोशिका के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, कोशिकीय अंदर ग्रहण कहलाता है। और जो बिना पचा हुआ पदार्थ है, ठीक है, कोशिका के अंदर, उसको कोशिका से बाहर निकालना कोशिकीय बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि फिगर के माध्यम से कि कोशिकीय अंतर्ग्रहण क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका कला के बारे में आपको हो गया कि कोशिका कला के बारे में आपको बताया गया था जो जो चीज़ें, जैसे कोशिका कला का मॉडल 2 लोगों ने दिया था, एकक कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, एकक कला मॉडल को किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था? सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, तो ये दोनों मॉडल को आपको समझाया गया और बताया गया कि पदार्थों का कोशिका कला के द्वारा जो आवागमन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा? विसरण, परासरण, माध्यमिक अभिगमन, कोशिकीय अंतःकरण और कोशिकीय बहिक्षेपण। तो सॉरी, ये 5 पॉइंट आपको समझा दिया गया है और हमारा कल का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कोशिका भित्ति क्या होती है। पहले तो ये जानिए जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है उसके बारे में कि यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, यह प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, सामान्यतः ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, प्रायः कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो कल हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, उसके कार्य के बारे में समझेंगे। ठीक ठीक है, धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारा ये नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं आपको अगर कोई डाउट है। ठीक है, आपको क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।